नमस्कार साथियों, मैं आज अति महत्वपूर्ण सेशन के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूं ताकि आने वाला एग्जाम में आपको अधिक से अधिक मदद मिल सके। जो भी बीपीएससी टीचर बिहार टीचर का एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं और वनडे एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आप पढ़ना चाहते हैं और एग्जामिनेशन में सफलता पाना चाहते हैं, तो आप सभी वीडियो को देखने का प्रयास कीजिएगा। एक एक वीडियो आपके लिए बनाया जा रहा है दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, बिहार में ड्रोन आधारित वन रोपण परियोजना किसने शुरू किया है? बिहार में ड्रोन आधारित वन रोपण परियोजना जो है किसने शुरू किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। तो बिहार में ड्रोन आधारित वन रोपण परियोजना जो है किसने शुरू किया है? तो बीपीसीएल के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा शुरू किया गया है? बीपीसीएल के द्वारा शुरू किया गया, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। क्लियर? तो बीपीसीएल जो है इसको भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड कहते हैं। ये जो है इसी के द्वारा जो है ये अरण्य परियोजना बिहार के वन क्षेत्रों में 50 हेक्टेयर में 1 लाख सीड वाला 1 लाख सीड वाले लगाने के लिए क्या क्या है? ड्रोन का उपयोग करेगा। कौन करेगा? ये बीपीसीएल के द्वारा किया जा रहा है। वनीकरण के इस प्रयास में कहां कहां प्रयोग किया जा रहा है? उमगा पहाड़ी में, रजौली वन क्षेत्र में और ब्रह्मयोनी पहाड़ियों का जो है शामिल किया गया है। ये वनीकरण का जो परियोजना लाया गया है, कहां कहां ये काम कर रहा है? उमगा पहाड़ी क्षेत्र में काम कर रहा है, रजौली वन क्षेत्र में काम कर रहा है और ब्रह्मयोनी पहाड़ियों के शामिल किया गया है। इन सभी क्षेत्रों में जो है वन रोपण का कार्य किया जाएगा। कितने में? 50 हेक्टेयर में कम से कम 1 लाख सीड वाला जो है लगाने की बातें हो गई है। क्लियर? तो उद्देश्य इसका क्या है? इसका उद्देश्य जो है हरित क्षेत्र को बढ़ावा देना है और कुशल हवाई बीजारोपण के माध्यम से स्थानीय समुदायों का समर्थन करना है। क्लियर हो गया होगा? तो क्या करना है? इसका उद्देश्य क्या है? हरित क्षेत्र को बढ़ावा देना है, कुशल हवाई बीजारोपण के माध्यम से स्थानीय समुदायों को समर्थन करना है। क्लियर हो गया होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब जानना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन ले लिया है, रजौली वन क्षेत्र कहाँ उपस्थित है? अभी जस्ट हम बता रहे थे कि ये जो बीजारोपण जो ड्रोन आधारित किया जा रहा है, कहाँ कहाँ किया जा रहा था? उमगा पहाड़ी क्षेत्र में, रजौली वन क्षेत्र में और ब्रह्मयोनी पहाड़ियों में। तो ये जानने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा कि उमगा पहाड़ी कहाँ है, रजौली वन क्षेत्र कहाँ है और ब्रह्मयोनी पर्वत कहाँ है। तो इन सभी क्षेत्रों को जब हम जानेंगे तब जाकर के इसका पूर्ण रूप से जानकारी हासिल होगा। तो वही क्वेश्चन ला दिया गया है, रजौली वन क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? ये अवस्थित होगा, देखिए उपस्थित लिख दिया है, अवस्थित कर लीजिएगा। क्लियर? तो कह रहा है कि रजौली वन क्षेत्र जो है कहाँ पड़ता है? ये नवादा में पड़ता है। रजौली वन क्षेत्र कहाँ पड़ता है? ऑप्शन ए हो जाएगा, नवादा में पड़ता है। क्लियर? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मयोनी ब्रह्मयोनी पहाड़ी कहाँ पड़ता है? देखिए ब्रह्मात लिख दिया तो खत्म कर दीजिएगा। ब्रह्मयोनी पहाड़ी बिहार में कहाँ है? तो ब्रह्मयोनी पहाड़ी जो है बिहार में कहाँ है? ये औरंगाबाद में पड़ता है। नहीं सॉरी, ब्रह्मयोनी जो पहाड़ी है ये जो है गया में पड़ता है। ब्रह्मयोनी कहाँ पड़ता है? ऑप्शन बी हो जाएगा, गया में पड़ता है। ब्रह्मयोनी पहाड़ी जो है गया में पड़ता है, जबकि रजौली वन क्षेत्र जो है वो नवादा में पड़ता है। ये ध्यान में रखिएगा, रजौली वन क्षेत्र नवादा में पड़ता है, ब्रह्मयोनी पहाड़ी गया में पड़ता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, उमगा पहाड़ी कहाँ है? तो ये उमगा पहाड़ी जो है ये औरंगाबाद में है। उमगा पहाड़ी कहाँ है? ये औरंगाबाद में है। तो तीनों को क्लियर कर दिए हैं। उमगा पहाड़ी औरंगाबाद में है, रजौली वन क्षेत्र कहाँ है? नवादा में है और ब्रह्मयोनी पहाड़ी जो है ये गया में है। इन सभी क्षेत्रों में क्या किया जा रहा है कि बीपीसीएल का अर्थात भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा ड्रोन आधारित वन रोपण कार्य शुरू किया है। कौन सा कार्य शुरू किया गया है? ड्रोन आधारित वन रोपण परियोजना शुरू किया गया है और 50 हेक्टेयर भूमि में जो है एक लाख सीड वाला जो है सीड बॉल लगाने के लिए, सीड बॉल क्या लगाने के लिए? सीड बॉल लगाने के लिए। क्लियर? काम किया जा रहा है। क्लियर? तो इस तरह से आप क्लियर हो गए होंगे कहाँ कहाँ शामिल क्या है इस
ड्रोन आधारित वन रोपण में तो उमगा पहाड़ी को शामिल किया गया है, रजौली वन क्षेत्र को शामिल किया गया है और ब्रह्मयोनी पर्वत को पहाड़ी को शामिल किया गया है। इन सभी जगहों पर क्या किया जाएगा, ड्रोन आधारित वन रोपण परियोजना शुरू कर दिया गया है बीपीसीएल के द्वारा। क्लियर हो गया होगा? तो अब इस तरह से क्लियर हो गया होगा। उमगा पहाड़ी औरंगाबाद में है, ब्रह्मयोनी पहाड़ी गया में है और रजौली वन क्षेत्र जो है नवादा में है। अब क्लियर? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाख बख्श के नाम से कौन सा शासक जाना जाता है? लाख बख्श के नाम से कौन सा शासक जाना जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसको जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। लाख बख्श जो है उसकी उदारता के कारण जो है उसे लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक की उदारता के कारण जो है उसको लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक एक बहुत बड़ा विद्वान थे, कुरान पढ़ने में वो माहिर थे, कुरान के विद्वता थे। क्लियर? और शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। तो लाख बख्श जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना जो है 1206 ईस्वी में दिल्ली पर करता है, अर्थात दिल्ली सल्तनत का जो है शुरुआत जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही किया जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में क्या किया, गुलाम वंश की स्थापना दिल्ली में करता है। इनके दरबारी जो कवि थे हसन निजामी थे। इनके दरबारी कवि कौन थे? हसन निजामी जो थे कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में रहते थे। राजधानी जो कुतुबुद्दीन ऐबक बनाए थे उस समय लाहौर को बनाए थे। कहाँ बनाए थे? लाहौर को अपनी राजधानी बनाए थे। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है जब 1210 ईस्वी में ये घोड़े पर चौगान खेल रहे थे, घोड़े से क्या कर रहे थे? घोड़े पर चौगान खेल रहे थे। उसी समय क्या होते हैं, अचानक जो है घोड़े से गिरकर इनकी मृत्यु हो जाता है। क्लियर? तो चौगान खेलते समय घोड़े से इनकी गिर करके मृत्यु हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राक्कलन समिति का कार्यकाल होता है। प्राक्कलन समिति का कार्यकाल होता है तो 1 वर्ष के लिए होता है। प्राक्कलन समिति का जो कार्यकाल होता है 1 वर्ष के लिए होता है, अर्थात मई से अप्रैल चलता है। क्या करता है? ये मई से जो है अप्रैल के बीच में इसका कार्यकाल चलता है 1 वर्ष के लिए। क्लियर? तो इनके सदस्यों का भी कार्यकाल 1 वर्ष के लिए होगा। ध्यान में रखिएगा, प्राक्कलन समिति का कार्यकाल मई से अप्रैल चलता है और मई से अप्रैल ऑप्शन बी में दिया हुआ है। और मई से अप्रैल जो हुआ 1 साल पूरा होता है और इसके सदस्यों का कार्यकाल भी 1 साल का होता है। ध्यान में रखिएगा, यही सब क्वेश्चन जो है ना कंफ्यूजन दे देता है और आपको कंफ्यूजन में 3 वर्ष मारते हैं, 5 वर्ष मारते हैं। तो प्राक्कलन समिति का कार्यकाल कितना? मई से अप्रैल तक 1 वर्ष के लिए होता है। इनके सदस्यों का कार्यकाल कितना? 1 वर्ष के लिए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, और प्राक्कलन समिति में जो होता है, एक बात ध्यान रखिएगा, प्राक्कलन समिति में सभी जो सदस्य होते हैं वो लोकसभा के होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। 30 सदस्य होते हैं और 30 सदस्य जो है लोकसभा के होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च चोटी कौन है? उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च चोटी कौन है? तो उत्तरी अमेरिका का जो सर्वोच्च चोटी है वो माउंट मैकिनले है। क्या है? उत्तरी अमेरिका का सर्वोच्च चोटी माउंट मैकिनले है, जो या तो इसको डेनाली के नाम से जाना जाता है। माउंट मैकिनले को अभी नया नाम जो है डेनाली कर दिया गया है। क्या कर दिया है? डेनाली। माउंट मैकिनले का नया नाम है डेनाली, इसलिए घबराइएगा नहीं, कहीं डेनाली भी आ जाएगा तो आपको मार देना है। क्लियर? तो उत्तरी अमेरिका की सबसे सर्वोच्च चोटी जो है वो डेनाली है, अर्थात माउंट मैकिनले है। क्लियर? सबसे बड़ी नदी अगर पूछ देगा उत्तरी अमेरिका का तो मिसिसिपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिसिसिपी हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, जबकि माउंट एवरेस्ट जो है ये हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है और एशिया की सबसे ऊंची चोटी है और विश्व का सबसे ऊंची चोटी है। ये भी ध्यान रखिएगा, हम 3 बातें बताए हैं, ध्यान में रखिएगा। माउंट एल्ब्रूस जो आप देख रहे हैं ये यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एल्ब्रूस जो है ये यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। क्लियर? तो अब क्लियर हो गया होगा, यूरोप जो है, यूरोप का जो ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूस है ये काकेकस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। यूरोप में जो काकेकस पर्वतमाला जो आप देखते हैं यूरोप में,
उसी का जो है सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूस है, जो कि यूरोप में पड़ता है और यूरोप का सबसे ऊंची चोटी है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा जेल में जेल कैदियों ने नंगी हड़ताल किस मांग को लेकर की थी? सविनय अवज्ञा जब आंदोलन चल रहा था तो उस समय कहता है कि छपरा जेल में जेल कैदियों ने नंगी हड़ताल किया था, किस मांग को लेकर के किया था? तो इसमें जो मांग किया था, स्वदेशी वस्तु की मांग थी। कैदियों को क्या था? स्वदेशी वस्तुओं का मांग था और स्वदेशी वस्तुओं के कारण ही छपरा जेल में, छपरा जेल के कैदियों के द्वारा नंगी हड़ताल किया गया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? स्वदेशी वस्तु की मांग हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व टाइगर रिजर्व के अंदर बनाया गया है, किस राज्य में है? भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व टाइगर रिजर्व के अंदर बनाया गया है, जो कि किस राज्य में है? ये उत्तराखंड में है दोस्तों। ऑप्शन क्या हो जाएगा? उत्तराखंड हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य तटीय सीमा, भारत के मुख्य तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? भारत के मुख्य तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। कितना है? भारत के मुख्य तटीय सीमा की लंबाई जो है 6100 किलोमीटर है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? ये रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? रियो डी जेनेरियो हो जाएगा और रियो डी जेनेरियो जो है ये ब्राजील में पड़ता है। क्लियर। तो प्रथम विश्व पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था ब्राजील में हुआ था, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएसए में अर्थात अमेरिका में कौन सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? अमेरिका का वह कौन सा जगह है जिसको सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? तो कैलिफोर्निया को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है, अर्थात सिलिकॉन घाटी के नाम से जाना जाता है कैलिफोर्निया को। जिस तरह से भारत में बेंगलोर को अर्थात कर्नाटक को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है, उसी प्रकार जो है अमेरिका में सिलिकॉन वैली के नाम से कैलिफोर्निया को जाना जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोसाइटोमीटर, हीमोसाइटोमीटर का प्रयोग किसके लिए होता है? हीमोसाइटोमीटर का प्रयोग जो होता है किसके लिए होता है? तो हीमोसाइटोमीटर का प्रयोग रक्त कोशिकाओं की गिनती के लिए किया जाता है। हीमोसाइटोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? रक्त कोशिकाओं की गिनती के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? रक्त कोशिकाओं की गिनती हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही सब क्वेश्चन जो आपको कंफ्यूजन देता है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, किस महाद्वीप को मानव जाति का जन्म स्थल माना जाता है? किस महाद्वीप को मानव जाति का जन्म स्थल माना जाता है? तो किस महाद्वीप को मानव जाति का जन्म स्थल माना जाता है? अफ्रीका महाद्वीप को। ऑप्शन क्या हो जाएगा? अफ्रीका हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए की श्रृंखला बंधी होती है, डीएनए की जो श्रृंखला बंद होती है वो किससे बंधी होती है? तो ये हाइड्रोजन बंधन से बंधी होती है। किससे बंधा हुआ होता है? ये हाइड्रोजन बाउंड से बंधा हुआ होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किसी धार्मिक समूह की वृद्धि दर सबसे कम हुई है, किस हो जाएगा? किसी नहीं होगा, किस। भारत में किस धार्मिक समूह की वृद्धि दर सबसे कम हुई है? तो ये जैन जो है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? जैन धर्म हो जाएगा। कहता है कि जैन धर्म का जो लोग है उसमें वृद्धि दर सबसे कम देखा गया है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। और शिक्षा में भी जो है जैन धर्म एक नंबर पर है। अगर शिक्षा में अगर पूछा जाएगा कि कौन सा धर्म में से सर्वाधिक शिक्षित लोग हैं, तो वो जैन धर्म में है। क्लियर। और जैन धर्म में जो है वृद्धि दर कम है, शिक्षित होगा तो वृद्धि दर ऑटोमेटिक कम होगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्रोम्बिन का काम क्या है? थ्रोम्बिन का काम क्या है? तो थ्रोम्बिन का जो काम है दोस्तों वो क्या है? रक्त जमने में काम आता है। क्या करता है? थ्रोम्बिन का काम रक्त जमने में काम आता है। जिस प्रकार विटामिन के का काम रक्त जमने में काम होता है, उसी प्रकार थ्रोम्बिन भी रक्त जमने में काम करता है,
ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर किसके लिए प्रयुक्त होता है? ट्रांसफार्मर जो है किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो ट्रांसफार्मर केवल प्रत्यावर्ती धारा के लिए प्रयुक्त होता है, अर्थात अल्टरनेटिव करंट के लिए प्रयुक्त होता है, एसी के लिए प्रयुक्त होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक ना, तो एक एक करके हम लोग देखते हैं सभी कथन के बारे में। तो पहला कथन है चीनी यात्री संयुगन भारत 1518 ईस्वी में आया। चीनी यात्री संयुगन जो है भारत 518 ईस्वी में आया, ये बिल्कुल सत्य है। 1518 बोल दिए थे, सॉरी। पहला जो ऑप्शन है ये चीनी यात्री संयुगन भारत जो है 518 ईस्वी में भारत आया था, तो ये बिल्कुल सत्य है, 518 ईस्वी में भारत आए थे। क्लियर? चीनी यात्री संयुगन जो है भारत 518 ईस्वी में आया था, ये बिल्कुल सत्य है कि 518 ईस्वी में भारत आया था, क्योंकि संयुगन जो यात्रा किया था भारत का 515 515 ये 500 हो जाएगा, 515 से 520 के मध्य में क्या था? 515 से 520 के मध्य में क्या था? तो 18 भी चीनी यात्री का था। संयुगन भारत 518 ईस्वी में आया था, तो बिल्कुल 518 ईस्वी में भारत में ही था वो, और 515 से वो 520 तक जो है भारत में रहा था। ये ध्यान में रखिएगा, चीनी यात्री जो संयुगन जो है वो 515 से 520 ईस्वी तक भारत का यात्रा किया था। क्लियर? तो ऑप्शन ये ध्यान में रखिएगा। दूसरा है गुप्त राजवंश ने सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए थे। बिल्कुल सत्य है, गुप्त राजवंश जो थे सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए थे, क्योंकि सबसे पहले जो सोना का सिक्का जारी किया था वो हिंद यूनानियों के द्वारा किया गया था। सबसे पहले जो सोना का सिक्का जारी किया गया था वह हिंद यूनानियों के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? हिंद यूनानियों के द्वारा किया गया था। और सबसे ज्यादा जो सोना का सिक्का जारी किया गुप्त शासकों के द्वारा किया गया। उसके बाद जो है सर्वाधिक शुद्ध सोना का जो सिक्का जारी किया गया वो कुषाण शासकों के द्वारा किया गया था। क्लियर हो गया होगा? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाता है, इसलिए ध्यान में रखिएगा। तीसरा है जिला नियोजन समिति का उल्लेख अनुच्छेद 243 जेड डी में है। जिला नियोजन की बात कर रहा है। जिला नियोजन समिति का उल्लेख अनुच्छेद 243 जेड डी में है। यह बिल्कुल सत्य है, अर्थात ये तीनों कथन सत्य है, उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है किस बायस राय के समय श्वेत विद्रोह हुआ था? किस बायस राय के समय श्वेत विद्रोह हुआ था? तो लॉर्ड रिपन के समय हुआ था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? रिपन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कपास के रेशे किससे प्राप्त होता है? कपास के जो रेशा होता है वो बीज से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन सी हो जाएगा, बीज से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्काइन का आणविक सूत्र क्या है? एल्काइन का आणविक सूत्र क्या है? तो एल्काइन का जो आणविक सूत्र होता है वो -2 होता है, तो CnH2n-2 हो जाएगा एल्काइन। क्लियर? ये जो आप देख रहे हैं 2 नंबर ऑप्शन एल्किन का ये फॉर्मूला है, और ये 3 नंबर जो देख रहे हैं ये एल्केन का फॉर्मूला है। एल्केन, ये एल्केन का सूत्र है और ये एल्किन का सूत्र है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यही सब क्वेश्चन एग्जाम में कंफ्यूजन दे देता है दोस्तों। तो एल्काइन का फॉर्मूला होता है -2, एल्केन में +2 और एल्किन में कुछ नहीं होता है। क्लियर? ये ट्रिक है। तो CnH2n-2 हो जाएगा एल्काइन का, और एल्किन का हो जाएगा CnH2n, और एल्केन का हो जाएगा CnH2n+2 हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी राज्य में अधिकतम कितने समय तक राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है? कर सकता है, रह सकता है। तो कहता है किसी राज्य में अधिकतम कितने समय तक राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है? तो 3 वर्षों तक जो है
अधिकतम राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुर्कान ए चहलगानी को किसने समाप्त कर दिया था? तुर्कान ए चहलगानी को किसने समाप्त किया था? तो ये बलबन ने किया था। तुर्कान ए चहलगानी का जो समाप्त किया था बलबन ने किया था। बलबन जो है, इसको जो तुर्कान ए चहलगानी जो थे, ये 40 वफादार सरदारों का जो है एक समूह था, एक संगठन था। इसको ये बलबन जो है समाप्त कर देता है, जबकि ये 40 सरदारों का जो एक संगठन था जिसको तुर्कान ए चहलगानी के नाम दिया गया था, इसका जो गठन किया था ये इल्तुतमिश ने किया था। कौन गठन किया था? इल्तुतमिश ने किया था, और ये बलबन के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है। भारत के कोरोमंडल तट पर जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो अक्टूबर नवंबर में होती है। कब होता है? अक्टूबर नवंबर में होती है। ध्यान में रखिएगा, भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा जो होती है अक्टूबर नवंबर में होती है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा की उर्वरता बनाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? तो दलहन फसल उगाया जाता है दोस्तों, ये ध्यान में रखिएगा। मृदा की जो उर्वरता बनाए रखने के लिए दलहन फसल का उपयोग करते हैं। तो दलहन फसल देखना पड़ेगा कौन है। तो गेहूं तो दलहन फसल में नहीं आएगा, कपास भी नहीं आएगा, उड़द आएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? उड़द हो जाएगा। अगर मान लीजिए चना रहता, मटर रहता तो ये सब भी होता। क्लियर? ये सब ध्यान रखिएगा, मसूर रहता। तो मृदा की उर्वरता बनाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? तो दलहन फसलों का उगाया जाता है। तो उड़द हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? एक एक करके देखेंगे कथन को। कहता है, संगोला की संधि 1750 ईस्वी में हुई थी। बिल्कुल, संगोला की संधि जो हुआ था 1750 ईस्वी में हुआ था। क्लियर? दूसरा है, संगोली की संधि 1816 ईस्वी में हुई थी। ये बिल्कुल सत्य है। संगोली की संधि जो हुआ था 1816 ईस्वी में हुआ था, अंग्रेजों और नेपाल के बीच में हुआ था। आंग्ल नेपाल जब युद्ध हुआ था 1815-16 में, तो उस समय जो है ये संगोली की संधि हुई थी, और 1816 ईस्वी में जो है संगोली की संधि के द्वारा यह समाप्त हो गया था युद्ध। क्लियर? तीसरा है, झलकी की संधि। झलकी का संधि जो हुआ था 1752 ईस्वी में हुआ था। ये बिल्कुल सत्य है। झलकी की संधि कब हुआ था? 1752 ईस्वी में हुआ था। ये बिल्कुल सत्य है। ये अर्थात जो है उपरोक्त में से तीनों कथन सत्य है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में यरलुंग जांगबो नदी को किस नाम से जानते हैं? भारत में यरलुंग जांगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्रा को जाना जाता है दोस्तों। यारलुंग जांगबो नदी जो है ब्रह्मपुत्रा को जाना जाता है। कहां पर जाना जाता है? तो तिब्बत में जो है यारलुंग जांगबो नदी के नाम से ब्रह्मपुत्रा को जाना जाता है। क्लियर? जबकि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा को जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्रा नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। और जब ये ब्रह्मपुत्रा नदी भारत में प्रवेश करती है तब जाकर के इसका नाम जो है ब्रह्मपुत्र हो जाता है। क्लियर? तो तिब्बत में यारलुंग जांगबो नदी, भारत में ब्रह्मपुत्र नदी, और बांग्लादेश में जो है जमुना के नाम से जाना जाता है। ध्यान में रखिएगा। ये ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम स्थल है ये मानसरोवर झील है। मानसरोवर झील के पास जो है चेमायुंग दुर्ग हिमनद से जो है इसका जो है क्या होता है? उद्गम होता है। क्लियर? और बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। क्लियर हो गया होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री संयुगन ने भारत यात्रा कब की थी? देखिए अभी जस्ट इसका चर्चा कर रहे थे। तो 515 ईस्वी से ये 520 ईस्वी तक जो है ये भारत की यात्रा किया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए इसमें स्पष्ट दिया हुआ, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही सुमेलित नहीं है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो एक एक करके देखते हैं। सुमेलित नहीं है, यात्री है और विजयनगर साम्राज्य है। निकोलो कोंटी जो थे किसके शासनकाल में आए थे? विजयनगर साम्राज्य। तो देवराय प्रथम के शासनकाल में आए थे। ये बिल्कुल सत्य है। निकोलो कोंटी जो आया था ये इटली के यात्री थे
और देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर का यात्रा किया था। क्लियर। नूनिज जो थे अच्युत राय के समय में आया था। बिल्कुल, नूनिज जो थे ये अच्युत राय के समय में ही आया था। क्लियर। बारबोसा, बारबोसा जो आए थे देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। बिल्कुल गलत है ये, तो गलत का खोज करना था, सुमेलित यही नहीं होगा तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। तो बारबोसा जो थे ये कृष्ण देव राय के शासनकाल में आए थे। कब आए थे? बारबोसा कृष्ण देव राय के शासनकाल में आए थे। और कृष्ण देव राय के शासनकाल में एक और आए थे आदमी, डोमिंग पायस आए थे। कौन आए थे? डोमिंग पायस आए थे। देवराय द्वितीय जो थे, देवराय द्वितीय के शासनकाल में फारसी जो विद्वान थे, फारस का जो थे अब्दुल रज्जाक आए थे, जो कि 1442-43 में आए थे, ध्यान में रखिएगा। तो इस तरह से क्लियर हो गया होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये अंतिम क्वेश्चन होगा। कह रहा है कि कैबिनेट मिशन भारत आया था। तो कैबिनेट मिशन जो है 24 मार्च 1946 को भारत आया था। कब आया था? ऑप्शन ए हो जाएगा। कैबिनेट मिशन भारत की यात्रा जो किया था, आया जो था 24 मार्च 1946 ईस्वी को आया था। इसमें 3 सदस्य थे। कौन कौन? पैंथिक लॉरेंस, सर स्टीफोर्ड क्रिप्स और ए बी एलेक्जेंडर। क्लियर हो गया होगा। पैंथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में जो है कैबिनेट मिशन भारत आया था, ये भी ध्यान में रखिएगा। कभी कभी क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि किसकी अध्यक्षता में कैबिनेट मिशन भारत आया था, तो पैंथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में कैबिनेट मिशन जो है 24 मार्च 1946 को भारत आया था। तो क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ अब हमको इजाजत दीजिए। मैं पुनः एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए पढ़िए, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।